वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के अंदर एक आने वाला इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन यहाँ पर और जानेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स अपन क्लियर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं राजस्थान कंप्यूटर टीचर नाम से, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं लिंक दे दूंगा। अपकमिंग वीडियोस में टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर देख लीजिए। इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको सभी को यहाँ पर क्लियर करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पहले अपन बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद में जो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ इसकी एप्लीकेशंस होती है, कहाँ कहाँ ये यूज़ आते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में आप समझेंगे। साथ में फाइल सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस थी जिनके कारण अपन ने डेटाबेस मैनेजमेंट को यहाँ पर चूज़ किया, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अपकमिंग वीडियोस में अपन व्यू ऑफ डेटा, डेटा मॉडल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूं जिनके अंदर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले राजस्थान कंप्यूटर टीचर में भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो कि है डेटाबेस की लैंग्वेजेस आप पढ़ लीजिएगा, डेटाबेस सिस्टम के स्ट्रक्चर को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ER मॉडल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इनके कुछ कंसेप्ट होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। कीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा और UML लैंग्वेज ये हो गया, SQL हो गया, रिलेशनल डेटाबेस ये आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के अंदर ये देखिए ट्रिगर्स जो होते हैं उनके बारे में, नॉर्मल फॉर्म जिसके अंदर BCNF ये इम्पॉर्टेंट होती है, इसके अंदर अपन अपने क्वेश्चंस बनते हैं। डिकम्पोजिशन और XML लैंग्वेज और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, इसका आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं डेटाबेस से। इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर? डेटाबेस। अगर परिभाषा की बात करें, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा। कौन सा डेटा? इस डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। इन दोनों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कलेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म है यहाँ पर, इंटर रिलेटेड डेटा, इंटर रिलेटेड डेटा प्लस कुछ प्रोग्राम्स जो कि इस डेटा को एक्सेस करने के लिए बनाए गए हैं। इसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर? DBMS, ठीक है। अब यहाँ पर इंटर रिलेटेड डेटा के कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप ही का उदाहरण लेता हूँ। राजस्थान में आप कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने का पर्पज़ ये है कि आप राजस्थान के अंदर कंप्यूटर टीचर अपॉइंट होना चाहते हैं। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो आपसे रिलेटेड राजस्थान कंप्यूटर टीचर के संदर्भ में कौन कौन सा इंटर रिलेटेड डेटा हो गया। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका वहाँ पर नेम डालते हैं, प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, आपके सिटी से हैं सिटी डालते हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो आपका प्रेफरेबल होता है उसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर का लोकेशन डालते हैं, ठीक है, और अपने एकेडमिक्स की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो डालते हैं। तो ये रिलेटेड डेटा हो गया आपको, जो इंटर रिलेटेड डेटा है किससे? आपसे रिलेटेड। अब ये डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? जब अपन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। जब आपकी एग्ज़ाम लगेगी तब इसी डेटा को आपसे जब वेरीफाई किया जाएगा तब यहाँ पे आपको रोल नंबर या फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो होते हैं उससे बायोमेट्रिक्स से आपका वो डेटा से जो इन्फॉर्मेशन हो गई उसको क्या किया जाएगा? मैच किया जाएगा, वहाँ से फैच करके मैच किया जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसके अंदर दो चीज़ लगी है, आपसे रिलेटेड डेटा लगा है, प्लस किस तरीके से वो डेटा को एक्सेस करेंगे अपन। जब अपन एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, वो बायोमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, तो वो उससे क्या करते हैं, उस डेटा को मैच करते हैं। तो डेटाबेस से अपन वहाँ पर डेटा मैच करते हैं। तो कुछ प्रोग्राम तो लिखे गए होंगे ना, जिसके अंदर से अपन ने वहाँ पर डेटा को मैच किया है, तो इसका कलेक्शन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर इंटर रिलेटेड डेटा आपसे अपन ने समझा कि एक जो डेटा है वो दूसरे से क्या है, लिंक है। यहाँ पर आपका नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम है, इससे अपन डाल के अपन क्या निकाल सकते हैं, आपका रोल नंबर निकाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। ये फंक्शनलिटीज़ दी जाती है क्वेरी के अकॉर्डिंग। अपन जो प्रोसेसिंग होती है, जिस तरीके का अपन प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंटर रिलेटेड डेटा से अपन डेटाबेस में क्वेरी करके डेटा को फैच किया जा सकता है। तो परिभाषा को मैं वापस दोहराता हूँ, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा प्लस कुछ प्रोग्राम्स जो कि उसको एक्सेस करने के लिए बनाए गए हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर देते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर जब देखिए पहले क्या होता था, फाइल सिस्टम यूज़ आता था। फाइल सिस्टम से अपन ने स्विच किया कहाँ पर, DBMS पे। अब DBMS पे स्विच करने का जो पीरियड था वो एक टाइम पीरियड था, उसके अंदर डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन जान लेते हैं। 1960s के अंदर चार्ल्स बैचमैन ने डिज़ाइन किया था फर्स्ट DBMS सिस्टम। इन्होंने 1960 से शुरुआत हुई, चार्ल्स बैचमैन ने डिज़ाइन किया फर्स्ट DBMS सिस्टम। उसके बाद में 1970 के अंदर IBM के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की डिज़ाइनिंग हुई। IBM ने क्या किया, IMS को इंट्रोड्यूस किया, किसके अंदर, 1970 के अंदर। जो अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ER डायग्राम और ER मॉडल जो अपन कह सकते हैं, उसको पीटर ने 1976 के अंदर इंट्रोड्यूस किया। रिलेशनल डेटाबेस जो हो गया, रिलेशनल मॉडल जो हो गया, वाइडली एक्सेप्टेबल डेटाबेस कंपोनेंट जो बना वो 1980 के अंदर बना। 1985 के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डेवलप हुआ। इस तरीके से इसके 5 साल बाद में 1990 के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट था वो RDBMS में लगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है जिसके अंदर एक्सेस आता है, ठीक है। इसको 1991 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। 1995 के अंदर फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया और 1997 के अंदर जो XML अप्लाई करते हैं डेटाबेस में प्रोसेसिंग के लिए, वो 1997 के अंदर की गई। इस तरीके से देखिए पास्ट के अंदर डेवलपमेंट चला है इस तरीके से। सबसे पहले क्योंकि अपन डेटाबेस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अपन को हिस्ट्री का पता होना चाहिए, ठीक है। ये वैसे तो एग्ज़ाम्स में कभी कभी अपने लेवल के तो नहीं आएंगे, बाकी छोटी एग्ज़ाम्स में ऐसे पूछे जा सकते हैं, बट फिर भी अपन को पता रहना चाहिए कि सबसे पहले जो 1960s के अंदर फर्स्ट डेटाबेस डिज़ाइन किया गया था वो किसने किया था, चार्ल्स बैचमैन में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ER मॉडल जो है वो किसने डिज़ाइन किया था। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए। और अपन देखें तो फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन जो डिज़ाइन हुई थी 1995 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, देखिए जिस तरीके से डेटाबेस का अपना डेवलपमेंट हुआ है उस तरीके से बहुत सारे डेटाबेस होते हैं मार्केट में। पहले हायरार्किकल डेटाबेस हुआ, फिर नेटवर्क डेटाबेस हुआ, रिलेशनल डेटाबेस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो गया। तो ये क्या है, ये इसके टाइप है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अगर हायरार्किकल की बात करें तो एक ट्री की तरीके से स्ट्रक्चर होता है। वैसे आज अपन इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, फिर बाद में जब ये टॉपिक आएंगे, क्योंकि अपना पूरा सब्जेक्ट है तो इसके अंदर डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर जान लीजिए ओनली कि टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से होते हैं। हायरार्किकल होता है जिसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क होता है, इसके अंदर मल्टीपल पेरेंट्स जो होते हैं, एक चाइल्ड होता है, ठीक है, और उसके मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। ये नेटवर्क की तरह काम में होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब अपन बात करें रिलेशनल डेटाबेस का, तो इसके अंदर देखिए रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में जो डेटा है
वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर रो और कॉलम कहने का मतलब टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में जो डेटा स्टोर होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब ऑब्जेक्ट की बात आए तो क्लासेस की बात आती है। ठीक है, तो क्लास की फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, तो डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो इस तरीके से आज अपन ने पढ़ा बेसिक्स, जो कि टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर जो अपन यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको केवल नाम पता होना चाहिए। कभी कभी नाम के बारे में पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर है या कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। कभी आपको किसी और के बारे में पूछा तो वहाँ पर अगर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर आपको पता होगा तो उस क्वेश्चन के इस ऑप्शन को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर DBMS सॉफ्टवेयर है, MySQL और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि अभी मैंने आपको बताया था ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये यहाँ पर जो 1991 के अंदर डेवलप हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ओरेकल जो एक बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ डेटाबेस की, और डीबेस, फॉक्स प्रो, IBM का DB2 ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। मारिया DB हो गया, और सॉफ्टवेयर SQL सर्वर जो हो गया माइक्रोसॉफ्ट का। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो अपने यूज़ में आते हैं उनके मैंने आपको नेम बताए हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर आपको किसी और टॉपिक का किसी और क्वेश्चन को दे दिया और उसमें डेटाबेस का नाम दे दिया, तो वो क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे, कुछ क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे इस तरीके से, और एक सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं, देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज़ आते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ आते हैं। तो देखिए जनरली जितने भी अपन आजकल काम कर रहे हैं, कोई सा भी सेक्टर देख लीजिए, वहाँ पर डेटाबेस का यूज़ होता ही होता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। अब बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग के अंदर डेटाबेस कैसे यूज़ होता है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो या उसके अकाउंट की एक्टिविटी देखनी हो, तो सारा डेटा कहाँ स्टोर रहता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर रहता है। पेमेंट का डिपॉजिट है उसका अपडेशन कहाँ होता है, डेटाबेस के अंदर होता है। किसने डेबिट किया, किसने क्रेडिट किया, वो सारा जो हर एक ट्रांजैक्शन का डेटा कहाँ स्टोर रहेगा, DB के अंदर स्टोर रहेगा। लोन का डेटा, वो उसकी लोन की जैसे मान लीजिए इंस्टॉलमेंट्स हैं, कितनी रिमेनिंग है या कितनी देनी है, इंटरेस्ट कितना लगना है, वो सब एक कैलकुलेटेड डेटा की फॉर्म में कहाँ रहता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर रहता है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी डेटाबेस का बहुत ही यूज़ होता है। अब अपन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में फॉर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, कोर्स के रजिस्ट्रेशन की बात हो या फिर कॉलेज एंड ग्रेड्स की बात हो कि, तो इसके अंदर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पर रहता है। क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में किस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कौन सा कोर्स असाइन है, कितनी फ़ीस रिमेनिंग है, कितनी डिपॉजिट हो गई है, वो सभी तरीके का डेटा। जहाँ डेटा की बात आए वहाँ आजकल फाइल सिस्टम को कोई यूज़ नहीं करता है, या तो मैन्युअली अपन रजिस्टर वगैरह में करते हैं, या फिर कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं डेटाबेस का यूज़ आता है। जैसे अपन जनरली बात करें एक्सेस हो गया, ठीक है, वो कोई प्रोग्राम बना के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है ये यूज़ आता है, किसी भी कोई एप्लीकेशन यूज़ आ रहा है। आज अपन देख लीजिए कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो या फिर कोई वेब एप्लीकेशन हो, आप कहीं ना कहीं बैक एंड में क्या होता है, वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है उसकी प्रोग्रामिंग करके। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके से डेटा बेस का यूज़ होता है। तो कीप कॉल रिकॉर्डिंग रखने के लिए कहाँ पे स्टोर होती है वो डेटा, वो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। मंथली बिल्स हो गया, मेंटेनिंग बैलेंस हो गया, कितना अमाउंट अपना, जैसे अपन डेटा यूज़ नहीं करते हैं कि 1 GB डेटा जैसे डेली आ रहा है, तो उसका रिमेनिंग डेटा कितना है, उसका जो डेटा कहाँ स्टोर रहता है कि रिमेनिंग कितना है, वो डेटाबेस के अंदर रहता है। तो टेलीकम्युनिकेशन में भी डेटाबेस का बहुत यूज़ होता है। फाइनेंस की अगर बात करें तो सेल्स के लिए, परचेज़ के लिए, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड, स्टॉक्स जो होते हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड अपन परचेज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी डेटाबेस का बहुत यूज़ हो। सेल्स की बात करें तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रोडक्ट हो गया, सेल्स की इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, डेटाबेस के अंदर यूज़ होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इससे मतलब परे नहीं है, यहाँ पर भी देख लीजिए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए
कौन कौन से प्रोडक्ट की कमी आ रही है या फिर कौन सा डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा मेंटेन होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी मैन्युफैक्चरिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन कौन से, देखिए, ट्रैकिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स, इसके लिए भी अपन डेटाबेस को यूज़ करते हैं। एचआर के अंदर देख लीजिए, एम्प्लॉय का डेटा हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, पेरोल हो गया, अगर कोई डिडक्शन हो रहा है तो वो सारा डेटा कहीं कहीं स्टोर रहेगा। वो आजकल कहाँ स्टोर रहता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर रहता है। वो डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं उसके, कि यहाँ पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ लिए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि MS SQL ही यूज़ लिया हो, ओरेकल का भी हो सकता है, DBase भी हो सकता है, फॉक्स प्रो हो सकता है, और इनसे और भी कोई नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है। तो वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट डिज़ाइन किया गया था 1960 के अंदर, जबकि कंप्यूटर तो इससे पहले भी बना हुआ है। तो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या होता है, डेटा कहाँ स्टोर रहता है, फाइल्स के अंदर। फाइल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर रहता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं। देखिए, पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते थे, जबकि 1960 के अंदर अपना डेटाबेस बना, जैसे कि मैंने आपको बताया 1960s के अंदर चार्ल्स बैचमैन में फर्स्ट डिज़ाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का किया। बट कंप्यूटर तो इससे पहले भी आए थे। तो कंप्यूटर इनसे पहले आए थे। तो सबसे पहले जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते थे, डेटा को कहाँ स्टोर रखते थे, फाइल्स के अंदर। ठीक है, अब फाइल्स के अंदर कैसे, मान लीजिए डेटा का स्टोरेज है। ठीक है, तो डेटा के अंदर फाइल अपन बना दिया, फाइल नंबर 1 हो गया, यहाँ पे फाइल नंबर 2 हो गया, फाइल नंबर 3 और फाइल नंबर n यहाँ पर बात करें। ठीक है, तो फाइल में क्या हो गया, यहाँ पे दो चीज़ होती थी, एक तो उसका डेटा हो गया, प्लस उस फाइल से कौन सा ट्रांजैक्शन अपन को परफॉर्म करना है। अगर बैंकिंग की बात करूं मैं, तो मान लीजिए डेबिट करना है, डेबिट एक तरीके का ट्रांजैक्शन हो गया। तो डेबिट का ट्रांजैक्शन, यहाँ पर डेबिट का ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अपन क्या बनाएंगे, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएंगे। तो वो उसमें क्या होता है, एक फाइल के अंदर उसका डेटा प्लस उससे अटैच्ड प्रोग्राम वहाँ पर स्टोर होता है। दूसरे में मान लीजिए क्रेडिट का डेटा बनाना है, तो उसमें उसका डेटा प्लस उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, थर्ड मान लीजिए उसके अंदर अकाउंट बैलेंस का चेक करना है, बैलेंस चेक का यहाँ पर, तो बैलेंस चेक किसका होगा, कस्टमर्स का होगा। तो कस्टमर का यहाँ पर डेटा प्लस उसका बैलेंस चेक का, मान लीजिए बैलेंस का एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इस तरीके से वो डेटा जो है वो फाइल्स के अंदर स्टोर होता है। अब मैंने आपको बताया एक अकाउंट होल्डर है, जो अपन एक पर्सन मान लेते हैं। ये बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए क्लाइंट है। तो बैंक के क्लाइंट का यहाँ पर भी डेटा, इसमें नाम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे भी वो, क्योंकि वो डेबिट कर सकता है, वो क्रेडिट कर सकता है, वो अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकता है। तो इसके आधार पर जो वो डेटा रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब सेम डेटा आ रहा है तो इसके अंदर क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज है। ये डेटा सेम डेटा आ रहा है तो यहाँ पर डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम होती है। ये डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी की एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी। दूसरा क्या है, मान लीजिए इसके अंदर जिस तरीके से डेटा बढ़ रहा है, बार बार अपन को सेम डेटा हो रहा है, डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पर दो चीज़ें बढ़ जाती है। एक तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि अपन को उसी के आधार पे स्टोरेज परचेज करना होता है, प्लस उसको एक्सेस की कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी एक प्रॉब्लम है
जो कि ये कमी है, डिसएडवांटेज है किसके अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर। इसको दूर करने के लिए अपन ने DBMS का यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ DBMS का यूज़ किया। DBMS में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कस्टमर हो गया तो कस्टमर से यहाँ पर मैं आपको वापस बता देता हूँ। अब जो फाइल सिस्टम में यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे फाइल सिस्टम और यहाँ पर DBMS। अगर फाइल सिस्टम में ये फाइल्स हो गई, फाइल वन का डेटा प्लस उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम, फाइल 2 ये यहाँ फाइल मान लीजिए आप ट्रांजैक्शंस, फाइल 2 में डेटा प्लस उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम, यहाँ पर फाइल 3 जिसके अंदर उसका डेटा प्लस वो किस तरीके से अपन उसको एक्सेस करेंगे, इसका एप्लीकेशन प्रोग्राम। इस तरीके से अपन ने क्या किया, यहाँ पर फाइल सिस्टम में फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में परमानेंट फाइल के अंदर स्टोर होती थी। अब इसको यहाँ पे डेटाबेस में क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती थी, इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, तब अपन ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया। अब परिभाषा की बात करें तो देखिए, जब जैसे अपन ने पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा प्लस उनको एक्सेस करने के लिए वो प्रोग्राम। अब इंटर रिलेटेड डेटा का मतलब क्या हो गया, एक कस्टमर यहाँ पर बैंक की जैसे अपन बात करी, कस्टमर के उसके में क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन दे सकते हैं, क्रेडिट डेबिट, अकाउंट बैलेंस, अकाउंट चेक, इंश्योरेंस अगर कोई है तो इंश्योरेंस, और अदर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये सभी ट्रांजैक्शंस को अपन यहाँ पर इंटर रिलेटेड डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो इसके कंपैरिजन में जहाँ डेटा रिडंडेंसी हो रही है वहाँ पर अपन ने DBMS का यूज़ किया, तो स्टोरेज की कॉस्ट कम हो गई प्लस उसको एक्सेस करने के लिए कॉस्ट कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने प्रोग्राम्स बनाए हैं। अपन डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, आपको बताएं, क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी का मतलब है कंडीशंस लगाकर अपन डेटा को फैच कर सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो अपन को फैच करने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ता था पर कंडीशन के आधार पे, तो वहाँ पर उसके साथ में एसोसिएटेड जो डेटा है उसको भी रिस्टोर करना पड़ता था। तो इसमें यहाँ पर देखिए, इसी वजह से अपन ने क्या किया, फाइल सिस्टम से स्विच करके डेटाबेस मैनेजमेंट में आए। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है, दूसरी डिसएडवांटेज क्या थी फाइल सिस्टम की, डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। अब इसका एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से अपन ने, मान लीजिए जनधन अकाउंट अपन ने खोले थे, जनधन अकाउंट अपन ने खोले और एक गांव की अपन सिनेरियो लेते हैं। गांव के अंदर 10,000 मेंबर हैं, 10,000 पर्सन ने, 10,000 लोगों ने यहाँ पर क्या किए, जनधन अकाउंट खोले। ये जनधन अकाउंट खोले, अगर ये फाइल सिस्टम यूज़ होता तो 10,000 अकाउंट के यहाँ पर डेटा, ये मान लीजिए डेटा प्लस उसके अंदर उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अपन वहाँ पे राइट करते। मान लीजिए वो डिपॉजिट का ही मान लीजिए या क्रेडिट का ही मान लीजिए, कोई एक ही प्रोग्राम होता, एक ही तरीके का, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम अपन को लिखना पड़ता। अब यहाँ पर देखिए, डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, जो कि दूसरी प्रॉब्लम है फाइल सिस्टम की, उसको समझते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे कौन से, मान लीजिए जनधन अकाउंट के अंदर क्या आती है, यहाँ पे सब्सिडी आती है, जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी आती है। अब सब्सिडी आती है तो मान लीजिए इसके अंदर 10,000 अकाउंट के से अंदर मान लीजिए 3,000 के अंदर सब्सिडी आती है। तो जब अपन को मान लीजिए ये डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को भेज देंगे फाइल कि ऐसे कौन कौन से अकाउंट होल्डर है जिनके अकाउंट में सब्सिडी आती है, उनकी अपन को लिस्ट निकाल लीजिए। या तो उसके पास दो ऑप्शन है फिर डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में। पहला तो क्या है, वो वहाँ पे लिस्ट बनाए मैन्युअली,
अगर ये फाइल सिस्टम में होता तो एक तो मैन्युअली लिस्ट बनाए, जो कि आपको पता है कि 3000 कैंडिडेट्स का डेटा यहाँ पर अपन देखें तो वो बहुत ही लेंदी काम हो गया, मतलब एक्सेसिंग ऑफ डेटा यहाँ पर इजी नहीं है फाइल सिस्टम के अंदर। दूसरा क्या होता कि उसके अंदर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया जाए जो कि यहाँ पर पूरा इस डेटाबेस के जो भी जनधन अकाउंट बनाया है इसके सिस्टम के ऊपर बनाया जाए, इसमें अटैच करके एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि कौन कौन से जितने भी यहाँ पे जनधन अकाउंट वाले होल्डर हैं जिनके अंदर सब्सिडी आती है उनका 3000 का डेटा यहाँ पर प्रोग्राम बनाकर अपन यहाँ से फैच किया जा सके। इसके अंदर मैन्युअली प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें भी टाइम लग रहा है। दूसरा मान लीजिए प्रोग्राम बना के अपन ने एक्सेस कर लिया, प्लस अब दूसरी क्वेरी आती है कि सर 3000 के जो जितने वो हैं इसके अंदर कौन कौन ऐसे हैं जो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, निकलवाते हैं, जो सब्सिडी आती है उनको कौन कौन निकलवाते हैं। इसमें से मान लीजिए 2500 लोग ऐसे हैं जो सब्सिडी को निकलवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वापस अपने पास एक नई क्वेरी आ गई, तो वापस दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो लिस्ट करें मैन्युअली, दूसरा क्या करें एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करें। तो हर एक क्वेरी के लिए जब एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करना होता है तब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, इसका एक्सेस जो है वो ईजी नहीं है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है फाइल सिस्टम के अंदर डेटा को एक्सेस करने के लिए। ये थी इसकी दूसरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपन डिसएडवांटेज देखें तो वो है डेटा आइसोलेशन की। फाइल सिस्टम में क्या होता है, जो डेटा स्टोर रहता है वो फाइल्स के अंदर रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की परमानेंट फाइल में। अब एक फ़ाइल यहाँ पे है, दूसरी की लोकेशन डिफरेंट है, थर्ड लोकेशन डिफरेंट है, तो कहने का मतलब डेटा फाइल जो है वो स्कैटर्ड फॉर्मेट में है। अगर मान लीजिए, और दूसरी बात, इन फाइल्स का जो फॉर्मेट होगा वो चेंज हो सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा वो डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकता है। तो इसके आधार पे जब इनमें डेटा रिट्रीव करने की बात आती है, डेटा को कुछ चेंज करने की बात आती है, तो डिफरेंट फॉर्मेट के होने की वजह से, स्कैटर्ड फॉर्मेट में होने की वजह से इसके अंदर डेटा को रिट्रीव करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो डेटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम ये कहती है कि डिफरेंट फॉर्मेट में अगर फाइल है तो डेटा रिट्रीव करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो डेटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम फाइल सिस्टम के अंदर अपन को देखने को मिलती थी। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आती थी फाइल सिस्टम के अंदर। अब अपन इसको समझते हैं। जो डेटा स्टोर्ड है किसके अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर। अब अपन ने उसमें कुछ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, कहने का मतलब कुछ कंडीशंस लगा दी कि फॉर एग्जांपल जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए 500 रुपीज़, ठीक है। अभी अपन ने ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक प्रोग्राम राइट किया यहाँ पर, और यहाँ पर सभी फाइल्स के अंदर ये प्रोग्राम को एसोसिएट कर दिया, ठीक है। कुछ दिनों के बाद में नई सिचुएशन आई, नई चेंजेस आई, तो फिर वापस क्या हो गया, वहाँ पे अपन ने उस प्रोग्राम को वापस मॉडिफाई किया। तो जो ऑलरेडी मॉडिफाई है डेटा, वहाँ पर अपन ने वापस मॉडिफिकेशन किया, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी होती थी। डेवलपर को क्या है, नया कोड लिखने के लिए वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था कि जो पुराने प्रोग्राम होते हैं उसको चेंज करना, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकते हैं। दूसरी बात, उसको परमिशन नहीं है बट वो उस तरीके का डेटा भी एक्सेस कर पा रहा है। तो इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर जो ये थी, ये फाइल सिस्टम के अंदर आती थी। नेक्स्ट अपन बात करें एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर एक क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें भी फेलियर अकर हो सकता है, ठीक है। फेलियर अकर होने के दौरान यहाँ पर फाइल सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर्ड है, तो इसकी एक दो कंडीशन बनती है। अगर मान लीजिए ये किसी भी फेलियर कोई सी भी कंडीशन के ऊपर हो सकता है। मान लीजिए अगर अपन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अकाउंट ए से अकाउंट बी के अंदर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपन कर रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करना चाहते हैं अपन, तो इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट होने के दौरान अगर फेलियर हो गया तो इसकी दो कंडीशन रहेगी, या तो ये इसमें से डेबिट हो गया होगा और यहाँ पे क्रेडिट हो गया होगा, या फिर क्रेडिट नहीं हुआ होगा तो इसके अकाउंट में अंदर ऑलरेडी
मौजूद हुआ होगा। जब फेलियर आता है तब प्रीवियस स्टेज के अंदर ये स्टोर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम ये कहती है या तो वो कम्प्लीटली प्रीवियस स्टोर में जाए, ठीक है, या तो वो कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड हो या फिर नहीं हो। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर अपने पास फिक्स नहीं है, तो एटॉमिक वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है। तो एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो फाइल सिस्टम के अंदर फेलियर के दौरान अकर होती थी। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज था फाइल सिस्टम का। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है कॉन्करेंट एक्सेस अनोमलीज। इसको अपन समझते हैं। मान लीजिए इसमें फाइल सिस्टम में क्या होता था, सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए यहाँ पर मल्टी यूज़र्स को अपन एक्सेस दे देते थे। किसके लिए, कि ये साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें, सेम टाइम पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें। मान लीजिए एक अकाउंट नेम है, यहाँ पर ABC का एक अकाउंट है जिसके अंदर अकाउंट बैलेंस है 500 रुपीज़। अब इसने सेम टाइम पे, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजैक्शन अपन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, इसने 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन यहाँ पर अकाउंट से निकलवाए, दूसरे ने निकलवाए सेम टाइम पे 50 रुपीज़। रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, अगर 100 को अगर अपन सिस्टम मानता है कि कॉन्करेंट एक्सेस पे सिस्टम अगर 100 रुपीज़ को वैलिड मानता है तो यहाँ पर इसका रिमेनिंग बैलेंस रहना चाहिए 400 रुपीज़। अगर 50 को मानता है तो यहाँ पर रहना चाहिए 450 रुपीज़। जबकि सेम टाइम पर दोनों ने पैसे निकलवाए हैं तो एक्चुअल में जो अमाउंट रहना चाहिए वो रहना चाहिए 350 रुपीज़। ये प्रॉब्लम आती थी सेम टाइम पर एक्सेस करने पे, कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज, ठीक है। तो ये मल्टीपल यूज़र्स के टाइम पर साइमल्टेनियसली डेटा एक्सेस करने के दौरान फाइल सिस्टम के अंदर ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के अंदर बात करें तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो होती थी, क्योंकि फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है, डेटा फाइल्स के अंदर रहता है, तो इसके अंदर ऑथेंटिसिटी मेंटेन नहीं होती थी। मतलब इसके अंदर क्या होता है, सभी फाइल्स के अंदर जितना भी डेटा है वो एक्सेसिबल होता था, ठीक है। जबकि यहाँ पर डिफरेंट यूज़र्स को ये अलाउ होना चाहिए कि वो केवल सर्टेन टाइप, कुछ निश्चित डेटा को ही वो देख सके। तो फाइल सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो पर्टिकुलर डेटा का कौन सा हिस्सा अपन को दिखाना है वो वहाँ पर फाइल सिस्टम के अंदर ऐसी सुविधा नहीं थी, तो उसको अपन ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ओवरकम किया। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिसएडवांटेजेस थी जो अपन ने पढ़ा। डेटा रिडंडेंसी से आप समझ सकते हैं डुप्लीकेसी, मतलब डुप्लीकेट डेटा। एक्सेसिंग क्या मतलब है, यहाँ पर जब वो डेटा एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पर हो रहा है। आइसोलेशन, इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम होगी, एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम होगी। कॉन्करेंट मतलब सेम टाइम पे एक्सेस कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है, क्या सिचुएशन बनती है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर कुछ सर्टेन कुछ कंडीशन लगानी चाहिए कि जिस पार्ट को वो देख रहा है उसी की परमिशन वहाँ पर हो। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स थी फाइल सिस्टम के अंदर, वो अपन ने देखी। आने वाले वीडियोस के अंदर अपन पढ़ेंगे व्यू ऑफ डेटा, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूं एक बार। जैसे व्यू ऑफ डेटा हो गया, डेटा मॉडल हो गया, डेटाबेस की लैंग्वेजेस हो गई। तो इम्पॉर्टेंट सभी टॉपिक्स को अपन यहाँ कवर करते चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और राजस्थान कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।